हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के जो केमिस्ट्री फर्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, उसकी यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो ठीक है, इसके भी 2 वीडियोस होंगे। मैं एक एक वीडियोस में आधे आधे एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी। फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूं यूनिट 1 का सिलेबस क्या है, ठीक है। तो यूनिट 1 में अगर हम देखें तो 2 टाइप है, ठीक है, 2 थिंग्स हमें लर्न करनी है। एक तो है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग एंड ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें हमें लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स, इन सभी को स्टडी करना है। और जो सेकंड वाला है ये थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इसमें हमें ब्रीफ आउटलाइन ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस and factors affecting the stability constants of complexes and their determination and substitution reaction of square planar complexes, ठीक है। जो substitution reactions होते हैं, square planar complexes होते हैं, उन्हीं के उन सभी को डिस्कस करना है। तो चलिए, सिलेबस हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट और डिस्कस करते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। एमसीक्यूज को चलो डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज the coordination number of central metal ion in a complex is 6. The geometry of the complexes, अब देखो, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसमें कोऑर्डिनेशन जो नंबर है सेंट्रल मेटल आयन का वो 6 है, तो उसकी कैसी ज्योमेट्री होगी? ऑक्टाहेड्रल। कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 2. इफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, अगर किसी भी, देखो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है उसे हम डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, वो बड़ी है किससे? जो पेयरिंग एनर्जी है उससे बड़ी है, पी एन से, ठीक है, पी होल एन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे अगर बड़ी है तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड विल बी, वो कैसा होगा? तो डियर वो हाई स्पिन होगा, ठीक है। नाउ द 3, the crystal field stabilization energy of D7 electronic configuration in a weak octahedral ligand field excluding pairing energy is, अब देखो जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, किसी भी D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, कोई भी वीक ऑक्टाहेड्रल लिगेंड है उसमें, ठीक है, लिगेंड फील्ड है, ठीक है, तो उसकी पेयरिंग या एक्सक्लूडिंग पेयरिंग एनर्जी कितनी होगी? तो डियर जो भी ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनकी जो फील्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वीक ऑक्टाहेड्रल लिगेंड उनमें प्रेजेंट होता है या वीक ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी, तो वो कितनी होती है? उसकी माइनस की 0.8 म्यू नॉट, ठीक है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इसमें करेक्ट है, ठीक है, -0.8 म्यू नॉट, डेल्टा नॉट, सॉरी नॉट म्यू, डेल्टा नॉट। ओके, नाउ द फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड? देखो जो इनमें से कौन सा है जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वो 0 है या नहीं है? कुछ भी नहीं है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, किसी भी ऑक्टाहेड्रल फील्ड में? तो डियर करेक्ट ऑप्शन इज सी, Fe3+ हाई स्पिन, ठीक है। नाउ द फिफ्थ, द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज 2.83 bm, ठीक है। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? देखिए इसे आप बाद में सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, राइट डाउन करने के बाद। ये 2014 और 17 में रिपीट हो चुका है। तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 2। हाउ मेनी? 2। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट 6. The central metal ion of an octahedral complex has T5 2 gram and E0 gram, ठीक है, configuration in a strong ligand field. The regular शेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, अब कैसी इसकी शेप होगी? कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है? T5 और 2 ग्राम एंड E0 ग्राम, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में, तो उसकी रेगुलर शेप होगी स्लाइटली डिस्टॉर्टेड, ठीक है। मैं इतना समझ के चल रही हूँ कि आपने थ्योरी पढ़ रखी है, ठीक है, तो उसकी कैसी शेप होगी? स्लाइटली डिस्टॉर्टेड। नाउ द 7th, अब इसमें क्या बोल रहा है? द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ, अब देखो जो स्टेबिलिटी होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स की, अगर हम स्टेबिलिटी डिस्क्राइब करेंगे
तो वो किसकी टर्म में करेंगे? तो डियर वो करेंगे हम डायनेमिक स्टेबिलिटी उसकी पता करेंगे सबसे पहले, और उसकी काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या है ये पता करेंगे। सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, सो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, डी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। नाउ द 8th क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है? ट्रांस इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय। अब ट्रांस इफेक्ट कैसे होता है? मुझे लगता है कि आपने ट्रांस इफेक्ट पढ़ रखा है, ठीक है। तो देखो, एक पोलराइजेशन थ्योरी थी और एक हमारी पाई बॉन्डिंग थ्योरी थी। दो तरह से ही हमें ट्रांस इफेक्ट का पता चल रहा था, है ना, उससे हम एक्सप्लेनेशन कर रहे थे ट्रांस इफेक्ट का। सो बोथ ए एंड सी इसमें करेक्ट है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। ओके, नाउ द 9th क्वेश्चन। अब देखो 9th में क्या पूछ रहा है? 9th, the overall stability constant beta is related with step by stability constant। अब जो बीटा होता है वो स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट से किस तरह रिलेटेड होता है ये हमें बताना है ना, जो कि K1 K2 डॉट 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 Kn होते हैं, वो कैसे होता है? तो डियर वो रिलेशन होता है बीटा इक्वल्स टू K1 इंटू K2 इंटू K3, फिर डॉट डॉट जितने भी आपको नंबर्स दिए हैं कांस्टेंट के, ठीक है, उन सभी का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, तो बीटा की वैल्यू मतलब ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट आपको पता चल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट, ट्रांस इफेक्ट इज फाउंड इन मेनली इन, किसमें होता है? तो देखो ट्रांस इफेक्ट मोस्टली स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें फाउंड होता है, ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रांस इफेक्ट इज फाउंड मेनली इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। नाउ द नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। अब देखो 11th में क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स हैज मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब कौन सा ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जो जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो देखो D5 आयन है स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, या D4 आयन है वीक ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, या D6 आयन है स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, या D8 आयन है वीक ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। सो डियर करेक्ट ऑप्शन इज सी, है ना, D6 आयन जो होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, उनमें मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, इन FeH2O होल 6 3+ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो डियर इसमें होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5। कितने होंगे? 5। नाउ द नेक्स्ट, द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आर रिलेटेड एज। अब देखो जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, यानी μs, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से किसी भी कॉम्प्लेक्स से कैसे रिलेटेड होती है? तो μs रिलेटेड होती है, μs इक्वल्स टू √n और ब्रैकेट में n+2, ठीक है, n होता है हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट को हम μs से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, नॉट प्रेजेंट, रिप्रेजेंट करते हैं। सो 13 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, μs इक्वल्स टू n और फिर ब्रैकेट में n+2 √ का है ये, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट 14th क्वेश्चन। अब 14th में क्या पूछ रहा है? चिलेट कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड बाय। अब जो चिलेट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, वो कैसे बनते हैं? तो देखो जो चिलेट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हमेशा पॉलीटेंटेट जो लिगेंड्स होते हैं उनसे ही बनते हैं ना। चिलेट मतलब कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स है, कोई भी ऐसा सेंट्रल मेटल आयन है जो चारों तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या है? पॉलीडेंटेट लिगेंड से बनते हैं, ठीक है। चिलेट कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड बाय पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। नाउ द 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब कौन सा करेक्ट है? ठीक है, हमें पता है कि सी करेक्ट है, लेकिन हम सभी को रीड करेंगे एक बार। देखो FeCN का होल 6 4-1 आयन इज मोर स्टेबल देन FeCN6 3- आयन, नो, ठीक है। और Fe(F6 3- आयन इज लेस स्टेबल देन FeCl6 3- आयन, नहीं। और CuCN2 2+ आयन इज मोर स्टेबल देन CuNH3 और होल पावर 4 और ब्रैकेट के बाहर 2+ है ना। और नेक्स्ट क्या है? लास्ट D, CuNH3 होल पावर 4 2+ आयन इज लेस स्टेबल देन CdNH3 4 2+ आयन, ठीक है। तो ये सारे गलत हैं, सी इसमें करेक्ट है। CuCN का होल ट्वाइस 2+ आयन इज मोर स्टेबल देन CuNH3 का होल 4 2+, ठीक है, ये इससे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अमोनिया ज्यादा स्टेबल है, साइनाइड ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। कॉपर साइनाइड जो है ये क्यूप्रिक साइनाइड ये ज्यादा स्टेबल है। नाउ द नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी ऑफ ट्रांस इफेक्ट वाज प्रपोज्ड बाय। अब देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी थी ट्रांस इफेक्ट की, वो किसने बताई थी? किसने उसके बारे में हमें बताया? तो उसके बारे में हमें बताया ग्रिंगवे नाम के साइंटिस्ट ने। किसने? ग्रिंगवे। डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
Okay, now the 17th question is the reaction of PtCl4 whole 2 minus ion with NH3 gives. अब देखो जो रिएक्शन होती है PtCl4 की, ठीक है, आयन, ये 2 माइनस आयन है, ठीक है, तो अमोनिया के साथ तो ये क्या देता है? सो डियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये इस रिएक्शन में देता है सिस Pt NH3 का होल टॉइज Cl2, ठीक है, ये रिएक्शन करता है सिस Pt NH3 का होल टॉइज Cl2, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड। अब देखो देखो क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, जो कि उनका फील्ड स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है किसी भी लिगेंड का, तो उसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। What ये 14 और 16 दो बार रिपीट कर चुका है। द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। नाउ ये भी पूछ सकता है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की करेक्ट डेफिनेशन क्या है, तो द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नाउ द 19th विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड और आयन इज कलरलेस। अब इसमें से कौन सा कलरलेस है, तो देखो TiF6 भी नहीं है, HGS भी नहीं है, और हमारा CuNH3 होल 4 2 प्लस आयन भी नहीं है, ठीक है। इसमें CuCl2 Cu2Cl2 ये होता है कलरलेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड और आयन इज कलरलेस? B इज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन? B is the correct option. Now the 20th, which of the following is a strongest ligand? अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कौन सा है, वो होता है Cn माइनस आयन, ठीक है। साइनाइड आयन जो होता है ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट स्ट्रॉन्ग या मोस्ट स्टेबल लिगेंड जो होता है वो कौन सा, साइनाइड आयन होता है। नाउ द नेक्स्ट है 21, इसमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड एक्सर्ट्स अ स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑन सेंट्रल मेटल आयन। इनमें से कौन सा लिगेंड है जो स्ट्रॉन्गर फील्ड किसी भी सेंट्रल मेटल आयन की देता है ना, तो वो कौन सा है, NO2 माइनस आयन। कौन सा? विच वन? NO2 माइनस आयन। NO2 माइनस आयन लिगेंड्स एक्सर्ट्स अ स्ट्रॉन्गर फील्ड ऑन अ सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। ये सबसे ज्यादा एक्सर्ट करता है स्ट्रॉन्गर फील्ड किस पर, किसी भी सेंट्रल मेटल आयन पर। नाउ द नेक्स्ट 22, द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ लिगेंड्स। देखो इनकी कैसे, हमें अमोनिया दिया है ना, साइनाइड आयन दिया है, फिर फ्लोराइड आयन दिया है, तो इसमें पूछा है कि इसका स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसका क्या बोलते हैं हम उसे, सीरीज क्या है या ऑर्डर क्या है ना। तो ऑर्डर क्या है उसका, सबसे पहले साइनाइड, ठीक है, मोर, फिर उसके बाद अमोनिया, फिर उससे ज्यादा कौन सा, ये सबसे कम कौन सा है, फ्लोराइड आयन। सो सबसे ज्यादा है साइनाइड आयन, देन अमोनिया, देन हमारा फ्लोराइड आयन। B इज द करेक्ट ऑप्शन। द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, कौन कौन से इनमें लिगेंड का पूछा है, अमोनिया का है या साइनाइड आयन का है या फ्लोरीन या फ्लोराइड आयन का है, तो सबसे ज्यादा है साइनाइड आयन का, देन अमोनिया, देन हमारा फ्लोराइड, ठीक है। नाउ द 23, इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में द अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एटम और आयन एंड लिगेंड इज। अब देखो जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है उसमें अट्रैक्शन होता है जो मेटल आयन का या मेटल एटम का, ठीक है, लिगेंड से, वो कैसा होता है, तो डियर वो होता है प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। कैसा होता है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। B इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट 24th, इसमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। देखो Fe नहीं करता, ठीक है, Zn नहीं करता, और ये हमारा Ni3+ ये भी नहीं करता, लेकिन Ni2+ करता है। कौन सा, Ni2+। नाउ द नेक्स्ट, इसमें क्या पूछ रहा है 25th में, द ट्रांस इफेक्ट ऑफ अमोनिया NH3 C2H4 एंड Cl माइनस आयन इज द फॉलोइंग ऑर्डर। अब इसमें हमें ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर बताना है। सो ठीक है, इसमें ट्रांस इफेक्ट का ऑप्शन है B इज द करेक्ट, ठीक है। सबसे पहले C2H2, देन उस मतलब सबसे ज्यादा, फिर Cl माइनस आयन, देन सबसे कम होता है अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट 26, द हाइब्रिडाइजेशन इन NiCN होल 4 2 माइनस आयन इज। अब देखो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है किसका, NiCN4 2 माइनस आयन का, तो DsP2 होता है। कौन सा, DsP2, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, अब हमारा 27th क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कि जॉन टेलर थ्योरम। अब जॉन टेलर थ्योरम किसके बारे में, जॉन टेलर थ्योरम इज अबाउट, तो ये है हमारा डिस्टोर्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जो डिस्टोर्शन होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, उससे ही रिलेटेड एक जॉन टेलर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरी दी, जिसे हम जॉन टेलर थ्योरम के नाम से जानते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो D2sp3 किसका है, FeCN का होल
C6 3 माइनस आयन, ठीक है। आई होप कि आपने लास्ट क्लासेस में हाइब्रिडाइजेशन सीखा होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट 29, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें से करेक्ट है Cn माइनस आयन इज स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन NH3। Cn माइनस आयन इज स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन NH3। और बाकी ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ D2 सिस्टम इज I, ये भी गलत है। और C द टर्म सिंबल फॉर D4 एंड D6 आर डिफरेंट, ये भी गलत है। एंड नन ऑफ द अबव, ये भी गलत है। इसमें B करेक्ट ऑप्शन है। विच वन? B इज द करेक्ट ऑप्शन। Cn माइनस मतलब साइनाइड आयन इज स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन अमोनिया। ये मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होता है वो हमारा साइनाइड आयन ही होता है। नाउ द 30th, इसमें पूछ रहा है द लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस प्रोसीड बाय। अब देखो जो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है, किसी भी स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स की, वो किसके जरिए से होती है, तो डी वो होती है SN2 रिएक्शन, या उसे हम SN2 मैकेनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा SN1 और SN2 रिएक्शन। तो जो SN2 रिएक्शंस होते हैं वो किसके बारे में होते हैं? द लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो वो कैसा? SN2 मैकेनिज्म। और वो क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं किनमें? स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द 31th, इसमें क्या पूछ रहा है? इन टेट्राहेड्रल लिगेंड फील्ड, जो टेट्राहेड्रल लिगेंड फील्ड होते हैं उसमें द स्प्लिटिंग ऑफ मेटल d ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट द एनर्जी ऑफ। अब देखो जो टेट्राहेड्रल लिगेंड फील्ड होते हैं उनमें जो स्प्लिटिंग होता है मेटल का, d ऑर्बिटल्स का, वो कौन से वे से मतलब होता है, या बोल सकते हैं कि किस जरिए से होता है? तो वो कैसे? T2g और ग्रेटर देन Eg, T2g greater than Eg. In tetrahedral ligand field, the splitting of metal d orbitals takes place in a such way that the energy of कौन सा? T2g is greater than Eg. Now the 32, इसमें क्या पूछ रहा है? If the crystal field splitting is delta naught and pairing energy is P. लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड विद। अब देखो लो स्पिन कैसे बनेंगे? जब जो डेल्टा नॉट है ना, जिसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बोलते हैं, वो ग्रेटर होगा हमारे पेयरिंग एनर्जी से, पी से, तब बनेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगा, तो कैसे बनेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो लो स्पिन कैसे बनेंगे? जब डेल्टा नॉट ग्रेटर होगा किससे? पी से, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ये ग्रेटर होगी हमारी पेयरिंग एनर्जी से। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट है हमारा 33, इसमें क्या पूछ रहा है? द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन D6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन वीक लिगेंड फील्ड विल बी। अब देखो जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है ना, किसी भी D6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है, वीक लिगेंड है उसमें, तो जो वीक लिगेंड फील्ड है वो कैसी होगी? तो वो कैसी होगी? -4dq प्लस p। -4 मतलब वीक लिगेंड फील्ड कैसी? -4dq प्लस p। p होता है हमारा पेयरिंग एनर्जी, और ये dq हो जाएगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन D6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन अ वीक लिगेंड फील्ड, वो कैसी होगी? -4dq, ये हमारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और p है हमारा पेयरिंग एनर्जी। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारी निकल आएगी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन D6 ऑक्टाहेड्रल complexes. Now the 34th, in D7 octahedral complexes in a strong ligand field, the crystal field stabilization energy will be। अब इसमें से कौन सी होगी? D7 वाला तो कोई भी नहीं है इसमें, ठीक है। All of the above is wrong. नेक्स्ट है हमारा 35th, which is the करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। अब सबसे इनमें करेक्ट कौन सी है? लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले देखो, सबसे ज्यादा किसका होता है? साइनाइड का। उससे कम किसका होता है? CO, है ना। उससे कम अमोनिया, और उससे कम, सबसे कम मतलब वाटर। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ? सबसे ज्यादा CN, साइनाइड माइनस आयन का, फिर हमारा CO, ठीक है, फिर हमारा NH3 और फिर H2O। C इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द 36, इसमें क्या पूछ रहा है? ठीक है, इसमें पूछ रहा है द सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेटिव लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ इज गिवन बाय। अब देखो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन किसने दिया? जो रिलेटिव लिगेंड होते हैं, रिलेटिव लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ होते हैं, उसके बारे में। तो उन्हें
सबसे ज़्यादा क्लियर बताया था, पहले वीवीटी आई थी है ना, फिर उसके बाद हमारा ये सीएफटी आई थी, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई थी, तो इन्होंने ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताया था, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज द सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेटिव लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 37, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें करेक्ट ऑर्डर बताना हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डेल्टा एस पी, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल में, देन टेट्राहेड्रल में डेल्टा नॉट, और फिर स्क्वायर प्लेनर में कैसे, डेल्टा टी, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। नाउ द नेक्स्ट 39, इसमें क्या पूछा था, स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स गिवन एन आइडिया ऑफ इट्स। अब जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स का, वो क्या बताता है, तो उसकी वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बताता है ना। जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो किसके बारे में बताता है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो क्या डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द 40th, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर FeCl4 माइनस। अब क्या होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन थ्योरी या एनर्जी, ठीक है, उसमें थ्योरी में बताया गया था कि इसकी एनर्जी होती है 0.0 डेल्टा टी, क्या 0.0 डेल्टा टी। नाउ द 41th, okay, now the next is 42, in complexes the splitting of d orbitals of central metal atom takes place बिकॉज ऑफ द। अब देखो जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, उसमें जो स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की, जो सेंट्रल मेटल एटम से, तो वो किसके जरिए होता है, तो वो रिपल्सन है ना, जो रिपल्शन होता है मेटल और लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उसके ही थ्रू होता है ना। इन कॉम्प्लेक्सेस द स्प्लिटिंग ऑफ d orbitals of central metal atom takes place because of the repulsion between metal and ligand electrons. A is the correct option, ठीक है। Now the 43, ligands are molecules of ions having, अब देखो जो ligands होते हैं वो molecules होते हैं, क्यों, ligands are molecules of ions having, कौन कौन से उनमें आयन होते हैं, तो उसमें होते हैं an unbounded pair of electrons, कैसा, unbounded, B is the correct option, an unbounded pair of electrons, ठीक है। now the 44th, इसमें क्या पूछ रहा है, the stability of a complex depends upon, देखो ये भी 2015-16 में आ चुका है, जो स्टेबिलिटी होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स की वो किस पे डिपेंड होती है, तो देखो नेचर ऑफ मेटल आयन इस पे भी, ठीक है, नेचर ऑफ लिगेंड ये भी इस पे भी, और कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सभी पे डिपेंड होती है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। नाउ द नेक्स्ट है 45th, अब इसमें क्या पूछ रहा है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर द कॉम्प्लेक्स फेल्स टू एक्सप्लेन। अब देखो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो किस लिए फेल हो गई थी, हमें सभी को पता है, ज्योमेट्री तो उसने बता दी है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी बता दिए थे, ठीक है, और बॉन्डिंग भी बता दी थी, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स का कलर था वो नहीं डिफाइन कर पा रही थी, इसके लिए आई थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर द कॉम्प्लेक्सेस फेल्स टू एक्सप्लेन इट्स कलर, ओके, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ द 46th, इसमें क्या था, स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज कैन वी डिटरमाइन बाय फॉलोइंग मेथड। अब देखो जो स्टेबिलिटी होती है तो वो हम किससे पता करते हैं, वो हम पता करते हैं स्पेक्ट्रोमेट्रिक, ठीक है, कैसे हम पता करते हैं, किस मेथड से, स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड से, है ना। तो द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग मेथड, कौन सा मेथड है वो, स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, ओके। नाउ द 47, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आर formed with strong ligand and metal ions having configuration। देखो जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं, ठीक है, उनमें किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड विथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स एंड मेटल आयंस हैविंग कॉन्फ़िगरेशन कैसा, D6 D7 और D9 और D5। तो इसमें सी इज द करेक्ट ऑप्शन, D5, ठीक है, D5 ऊपर 5, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 48, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि न्यूक्लियोफाइल्स आर, अब न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, तो देखो जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो कोई भी आयन होता है या मॉलिक्यूल्स होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, इसलिए हम उन्हें न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग आयंस और मॉलिक्यूल्स, ओके। नाउ द 49th, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग एज। अब देखो जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है वो डिस्क्राइब करती है क्या, नेचर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग का, तो वो कैसे, जो प्योरली आयनिक होते हैं, कैसे प्योरली आयनिक होते हैं उनके बारे में वो बताती है, क्या बताती है कि नेचर उसका बताती है, जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग है उसका नेचर, तो प्योरली आयन,
ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिस्क्राइब द नेचर ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग एज प्योरली आयनिक। जो भी प्योरली आयनिक होते हैं, जिनमें प्योर आयंस प्रेजेंट होते हैं ना, प्योरली आयनिक होते हैं, उनकी बारे में, जो उनकी बॉन्डिंग के बारे में नेचर उनका बताती है। ठीक है, कौन? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नाउ द नेक्स्ट 15th क्वेश्चन। अब इसमें क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ligand has greater trans directing effect than CO। अब देखो, मैंने पहले भी बताया था, सबसे ज्यादा किसकी होती है? साइनाइड की, है ना, जो CN माइनस आयन होता है उसकी होती है, तो इसमें सी करेक्ट ऑप्शन है। नाउ द 51 with the increase in trans effect of ligand, जो ट्रांस इफेक्ट उसमें इंक्रीज हो रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होता है? तो देखो, अगर ट्रांस इफेक्ट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और अगर ट्रांस इफेक्ट कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। ठीक है, तो इसमें बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। Now the 52 ट्रांस इफेक्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। अब क्या ट्रांस इफेक्ट से क्या करते हैं हम? तो सिस और ट्रांस, उसकी पोजीशन पता करते हैं ना। ट्रांस इफेक्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस सिस एंड ट्रांस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट 53, इसमें क्या पूछ रहा है? द इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द लिगेंड अप्रोच द मेटल आयन ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द लिगेंड अप्रोच द मेटल आयन ऑफ ऑर्बिटल्स। तो कौन कौन से? 2 अलोंग द एक्सिस एंड 4 बिटवीन द एक्सिस। जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो मेटल आयन होता है डी ऑर्बिटल्स का, वो कहाँ पे होता है ना? तो कैसा, उसमें शेप कैसी होती है? उसके 2 एक्सिस पे होते हैं। कहाँ पे? 2 एक्सिस पे, इधर इधर। और कहाँ होंगे? 4 कहाँ होंगे? बिटवीन द एक्सिस। कहाँ पे? बिटवीन द एक्सिस। तो बन जाएगी हमारी ऑक्टाहेड्रल शेप। नाउ द नेक्स्ट, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वॉज गिवन बाय, अब ये दी थी हमारी वेथ और वैन वेक ने। किसने? वेथ और वैन वेक ने। तो इसमें ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा? वेथ एंड वैन ब्लैक। ठीक है, नाउ द 55th, द टर्म लैबिले, है ना, एंड इनर्ट फॉर कॉम्प्लेक्सेस इज अबाउट देयर। अब देखो, जो लैबिले होती है ना, और इनर्ट, ये किसके लिए यूज करते हैं? देखो, इनर्ट और लैबिले, ये सभी के सभी उसकी काइनेटिक स्टेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। द टर्म लैबिले एंड इनर्ट फॉर कॉम्प्लेक्सेस इज अबाउट देयर काइनेटिक स्टेबिलिटी। ठीक है, नाउ द 56th, अब इसमें क्या पूछ रहा है? फॉर द सेम ligand field, the energy level diagram for the following pair of configuration will be reverse of each other। तो देखो, D1 और D9 इसका रिवर्स होता है। ठीक है, नाउ द 57, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिगेंड, चार्ज ऑन द मेटल आयन एंड सॉल्वेंट। सभी पे डिपेंड करता है, ऑल ऑफ दीज। नाउ द नेक्स्ट है हमारा 10 DQ वैल्यू फॉर द TiH2O का होल 3 प्लस आयन इज, वो क्या होगी? DQ की वैल्यू तो ये होगी 20300 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच थ्योरी अबाउट coordination compounds explain the formation coordinate bonds between the metal atom and और आयन एंड लिगेंड्स। तो वो थी हमारी वीवीटी, जिसे हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। ठीक है, जिसने डिस्क्राइब किया था थ्योरी अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है वो बताया। और क्या बताया? जो बॉन्ड होते हैं मेटल आयन और लिगेंड के बीच में, उन सेंट्रल मेटल जो है और उस लिगेंड के बीच में, तो उनके सारे के में भी डिस्क्राइब करा किसने? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। नाउ द 60s, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट ऑबे। अब क्या नहीं करती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? देखो, जो पॉल्स का हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था उसे भी फॉलो करती है, और आव वाव का प्रिंसिपल भी फॉलो करती है, लेकिन हुन का जो प्रिंसिपल था उसे फॉलो नहीं करती है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट ऑबे हुन्स रूल। नाउ द 61, द CFSC फॉर NiCl4 2 माइनस आयन विल बी। अब CFSC क्या होगा इसके लिए? माइनस का 0.8 डेल्टा टी। ठीक है, नाउ द 62, नंबर ऑफ लिगेंड्स इन अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज। अब टेट्राहेड्रल में कैसे होते हैं? 4, और ऑक्टाहेड्रल में कैसे होते हैं? 6। ठीक है, नाउ द 63, CFSC पैरामीटर डेल्टा एंड DQ आर रिलेटेड एज। अब डेल्टा की वैल्यू 10 DQ होती है। ठीक है, तो ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। बस 63 का ए करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट है हमारा 64th, द कलर ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद D0 कॉन्फिगरेशन विल बी। अब देखो, D0 मतलब कलरलेस, कोई भी कलर नहीं है। ठीक है, द कलर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड
the color of an octahedral complex with D0 configuration will be colorless. Now the 65th, the number of electrons in Eg orbitals of COF6 3 ion. ठीक है, ये कैसा होगा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो इसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे. ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. मैं समझ रही हूँ कि आपको ये आपने सब पहले पढ़ रखे हैं और आपको ये निकालना है तो इट इज सो सिंपल है ना. नाउ 66th, अब इसमें क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. तो सबसे ज्यादा किसकी है इसमें से, फेरम वाले की भी नहीं है, फिर निकल नो, NCO नो, CrS2 का होल 6 2+ आयन. ठीक है, इसकी सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है. नाउ द नेक्स्ट 67th, अब इसमें पूछ रहा है द ट्रांस इफेक्ट ऑफ NO2 - CO एंड OH- इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर. सबसे ज्यादा CO का, देन NO2- आयन का, देन OH- आयन का. क्या ट्रांस इफेक्ट और 6. ठीक है, तो इसमें सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द लास्ट, अब 68 ही हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, बाकी के हमारे नेक्स्ट पार्ट में होंगे. तो द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स formed in ligand substitution reaction in square planar complexes had coordination number. अब देखो, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, उनका कॉम्प्लेक्स नंबर कितना होता है, तो उनका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है 5. ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल में था 6 और टेट्राहेड्रल में था 4. ठीक है, आपको ध्यान रखना. द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इन लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 5. ठीक है, तो डियर आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें मैं बाकी की जो ये फर्स्ट यूनिट है हमारा, इससे रिलेटेड सारे MCQs को डिस्कस करूंगी. ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और बाय बाय, टेक केयर.